क्या है पंच परिवर्तन? 5 परिवर्तन समाज का हर व्यक्ति, हर परिवार करे तो देश सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। कि आज के दौर में युवाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अकेला हूँ, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे सुनता नहीं है, ये हर एक युवा को आजकल लगता है। हमारी कुटुंब व्यवस्था का जो संस्कार था उसका कितना महत्व है? और ये सनातन संस्कृति का टिके रहने का जो बहुत सारे रीजन में से सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो हमारी कुटुंब व्यवस्था है। अभी जैसे जन्मदिन हो गया या एनिवर्सरी हो गई, ऐसे कोई जो प्रसंग होते हैं, 12 बज गए तो दिन चेंज हो गया, तारीख चेंज हो गई और उसका सेलिब्रेशन करते हैं। 12 बजे नहीं होता, 12 बजे तारीख बदल के, ठीक है वो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं इसलिए हमको लगता है कि वो तारीख हो गई, लेकिन जो दिन की शुरुआत है वो सूर्योदय से होती है। नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, जो कि पंच परिवर्तन के संकल्प के साथ यह पूरा वर्ष अलग अलग कार्यक्रमों करने का आयोजन कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक विषय है कुटुंब प्रबोधन। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रितेश भाई शाह से, जो कि पीडियाट्रिक विभाग के जो डॉक्टर है और आमतौर पर अपनी वो सामाजिक सेवा देते हुए बचपन से ही वो आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं और एक स्वयंसेवक के तौर पर अपनी सेवा देते रहे हैं। हाल ही में सूरत महानगर के माननीय सह संचालक का दायित्व निभा रहे हैं। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के जो छोटे बच्चे का जो है इलाज करने के जो इनका तजुर्बा है वो इतना है, पूरे गुजरात भर में ये एक अच्छी नामना जो है उन्होंने हासिल की है और छोटे बच्चों का इलाज करने में ये खूब माहिर है। इतने व्यस्त अपने शेड्यूल के बावजूद भी वो राष्ट्र और सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज का युवा जो ऐसा बोलते हैं, अक्सर देखे जाते हैं कि समय ही नहीं मिलता है, उनके लिए रितेश भाई को देखकर खास सीख मिलती है कि समय होता नहीं है, लेकिन आयोजनबद्ध तरीके से अगर आप काम करते हैं तो समय निकल सकता है। आज हम रितेश भाई से कुटुंब प्रबोधन के बारे में जानकारी लेते हैं और बात करेंगे कि कितना जरूरी है और उपयोगी होता है कुटुंब प्रबोधन हर किसी के जीवन के लिए। रितेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और राष्ट्रीय समाचार के इस मंच पर हम आपसे आज कुटुंब प्रबोधन के बारे में बातचीत करेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि आरएसएस की जो अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग विषयों पर कार्य करते हैं और जो कि आज 100 साल पूरा करके जो पूरे विश्व के अंदर एक बड़े संगठन के तौर पर आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहुंचाए हैं। जिस तरह से हम ये शताब्दी वर्ष का जो कार्यक्रम जो हमारे पूरे साल भर चलने वाले हैं, पंच परिवर्तन, क्या पंच परिवर्तन का जो उद्देश्य है और क्या है पंच परिवर्तन, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं। बिल्कुल बताऊंगा। तो संघ ने शताब्दी वर्ष में ये तय किया कि 100 साल की संगठन यात्रा तो हो गई, लेकिन अभी आगामी 20-25 साल एक समाज परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ते हैं और उसके लिए 5 मुद्दों पे 5 परिवर्तन समाज का हर व्यक्ति, हर परिवार करे तो देश सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे 5 परिवर्तन की बात रखी। उसमें पहला है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन मतलब परिवार के अंदर बच्चों के संस्कार ठीक से हो, युवाओं के संस्कार ठीक से हो, एक परिवार व्यवस्था ठीक से चले, उसके लिए जो करना है उसको बोलते हैं परिवार प्रबोधन। उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा है पर्यावरण आधारित जीवन शैली। आजकल ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो पर्यावरण को नजर में रखते हुए हमारे जीवन में छोटे छोटे कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज से लेके पानी से लेके पेड़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें हर एक के जीवन में कर सकते हैं। तो वो हो गया दूसरा मुद्दा, पर्यावरण आधारित जीवन शैली। तीसरा मुद्दा है स्व आधारित जीवन।
मतलब जीवन के हर एक क्षेत्र में स्व होना चाहिए। वस्तुओं में स्वदेशी, भाषा में स्वदेशी, भूषा में स्वदेशी, तो जितनी पॉसिबल चीजें है सब में एक स्वदेशी का आविष्कार हो। वो एक तीसरा उसका एक स्व आधारित जीवन उसका तीसरा मुद्दा है। चौथा है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य मतलब आजकल हम देखते हैं कि सिविक सेंस धीमे धीमे अच्छा हो रहा है हमारे देश में, लेकिन अभी भी बहुत कमी है। तो हर एक व्यक्ति, सरकार ने जितने रूल्स बनाए हैं, ट्रैफिक के हो, स्वच्छता के हो, पब्लिक प्लेस पे कैसा बिहेवियर हो, तो ये सारी चीजें जो नागरिक कर्तव्य बोलते हैं, नागरिक के नाते जो हमारा कर्तव्य है वो सारे हम निभाए, तो उसको बोलते हैं नागरिक कर्तव्य। वो चौथा मुद्दा है। और पांचवा और अंतिम मुद्दा है समरसता। समरसता मतलब समाज में अनेक वर्ग है, भाषा के आधार पे वर्ग है, जाति के आधार पे वर्ग है, पैसों के आधार पे वर्ग है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के वर्ग के साथ अननेसेसरी एक खराब व्यवहार होता है। तो हमारे व्यवहार में सबके प्रति समान व्यवहार रहे, किसी की भी कोई भी वर्ग का हो, हमारा व्यवहार सबके साथ समान रहे, तो इसको समरसता बोलते हैं। तो ये 5 मुद्दे हैं और हर एक के अंदर छोटे छोटे करने लायक काम है। तो डिटेल में चर्चा करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। तो आज एक हम कुटुंब प्रबोधन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जी बिल्कुल रितेश भाई, जिस प्रकार से आप ये अपना जो सामाजिक दायित्व है, साथ साथ आप आरएसएस के साथ रहकर के ये समाज जागृति का एक महायज्ञ कह सकते हैं, उससे भी आप जुड़े हैं। युवाओं की आपने बात कही, बाल्यकाल से लेकर के युवावस्था तक आते आते आज हम देख रहे हैं कि आज के दौर में युवाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं मतलब उन लोगों के मन में कई तरह के असमंजस रहते हैं, कई तरह की चीज़ों में वो डिसाइड नहीं कर पाते अपने करियर के बारे में या अपने आने वाले भविष्य के बारे में। तो कैसे इस युवा अवस्था की जो ये समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं? तो दूर करने का तो सामर्थ्य कुटुंब प्रबोधन के कार्यक्रमों में वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले की तो युवा मन की कठिनाइयाँ क्या है वो हम जरा देखते हैं। कि सबसे पहले तो युवा को लगता है कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मतलब मैं अकेला हूँ, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे सुनता नहीं है, ये हर एक युवा को आजकल लगता है। दूसरे नंबर में युवा में यदि आप देखें कि युवक भी रहता है, युवती भी रहती है। तो युवक को एक अच्छा कैरियर बनाना, अच्छे पैसे कमाना, वो सब एक प्रेशर रहता है। और एक शादी के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढना, वो भी एक प्रेशर रहता है। जबकि युवती को करियर बनाने का प्रेशर रहता है, लेकिन पैसे कमाने का प्रेशर नहीं रहता है, उसको खाली करियर बनाने का प्रेशर रहता है युवतियों को। और आजकल हमारे समाज की स्थिति में युवतियों को लड़के ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, जनरली उनको मिल जाता है, युवकों को ज्यादा तकलीफ पड़ती है। तो ये सब थोड़े असमंजस रहते हैं। दूसरा एक ऐसा रहता है घरों में कि युवान को लगता है कि मेरे माँ बाप बहुत पुराने ख्यालात के हैं और वो मुझे समझ नहीं पाते हैं। और माँ बाप को लगता है कि बच्चा कुछ संस्कारी नहीं है, वो हमारी बात समझता नहीं है, धर्म संस्कृति कुछ समझता नहीं है। तो दोनों के विचारों में इतना अंतर है कि संवाद ठीक से नहीं हो पाता है माँ बाप और बच्चों के बीच। तो ये बहुत बड़ी एक कठिनाई रहती है। और युवाओं को जैसे मैंने बताया कि वो जब शादी के लिए तैयारी करता है युवक, तो वो गृहिणी टाइप की और लड़की ढूंढने का कोशिश करता है। और लड़की है, उसको करियर बनाना है। तो ये जो पूरे समाज की जो स्थिति है उसमें काफी असमंजस है। और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने से, सबका रोल क्लियर नहीं होने से, और उसकी वजह से बहुत असमंजस में युवा युवती रहते हैं कि साथ में मिलकर कैसे दोनों को अलग अलग चाहिए। और वो थोड़ा एक कठिनाई का दौर अभी हमारे समाज में चल रहा है। रास्ता तो निकलेगा ही, बट ये ऐसी एक अलग अलग टाइप की कठिनाइयां युवा मनों में होती है। जी बिल्कुल, अलग ही सिचुएशन बन गई है। जो अब से पहले वाली पीढ़ी थी वो आप जैसे बता रहे हो, घरेलू गृहिणी जो घर संभाल सके, बच्चे और जो परिवार को साथ में लेकर के चल सके। लेकिन आज की जो युवती है वो पढ़ लिख कर अपना करियर फोकस करती है, और इसी वजह से जो कई मतलब तनाव जो बढ़ते हैं वो देखे जा सकते हैं। 16 संस्कार की बात होती है ये परिवार प्रबोधन विषय के अंदर कि 16 संस्कार क्या होते हैं? 16 संस्कार जो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितना तो महत्व है? हमारे समाज में, सनातन संस्कृति में 16 संस्कार का सालों से बात हो रहा है। 16 संस्कार की बात करने से पहले संस्कार क्या है वो समझना चाहिए। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पदार्थ हो, उसमें और कोई गुण ऐड करना, मतलब वैल्यू एडिशन करना। कोई भी व्यक्ति को एक कोई गुण ऐड करके उसको थोड़ा आगे ले जाना, व्यक्ति का विकास करना, उसको संस्कार बोलते हैं। तो हमारे संस्कृति में मानव जीवन में गर्भाधान से, मतलब कंसेप्शन होता है, मदर की यूट्रस के अंदर जब बच्चा पैदा होना शुरू होता है, तब से लेके बच्चा मतलब बड़ा होके जब अस्थि में मिल जाते हैं, वो पूरी जो प्रक्रिया है कंसेप्शन से लेके लास्ट राइट्स जो हमारे होते हैं,
वो पूरे प्रक्रिया को 16 संस्कारों में हमने बांटा है मतलब वो 16 प्रक्रिया ऐसी रखी है कि जिसमें व्यक्ति का विकास होता है, उसके गुणों का विकास होता है। उसमें 16 के ऐसे नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन 4-5 प्रमुख बातें जो हम हमेशा हमारे जीवन में सब लोग करते हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार हो गया, फिर श्रीमंत होता है 6-7 महीने पे तो श्रीमंत संस्कार हो गया, बच्चा जन्म लेते ही फिर उसका नामकरण संस्कार होता है, फिर उसका खाना जब शुरू करते हैं मम्मी के दूध से ऊपर का तो अन्न प्राशन संस्कार होता है, पढ़ना शुरू करते हैं तो विद्यारंभ संस्कार होता है, फिर एक समाज की समझ आए, गुणों का विकास और आध्यात्मिक प्रगति, उसके लिए यज्ञोपवीत संस्कार होता है, फिर शादी होती है तो विवाह का संस्कार होता है, फिर गृहस्थ जीवन हो जाए फिर एक वानप्रस्थ का संस्कार होता है, अंत में एक अंतिम संस्कार होता है जब मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट ये संस्कारों का मूल मतलब समझना है कि संस्कार के अंदर जो प्रक्रिया होती है, जो उसका एक 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटे का एक कार्यक्रम होता है, रिचुअल होता है, उसकी वजह से वो बात व्यक्ति के जीवन में आती है और व्यक्ति का मानव के तरीके विकास होता है, उसका तो महत्व समझता है कि व्यक्ति जन्म हुआ है तब तो कुछ सीख के नहीं जन्मा है, तो ऐसे एक एक करके अलग अलग संस्कार देने से व्यक्ति का क्रमिक विकास होता है। तो हमारी संस्कृति में मानव विकास के लिए ऐसी अलग अलग पद्धति जो रखी है उसको संस्कार बोला गया है, और उसमें से बहुत सारे अभी भी आज हम रेगुलर करते हैं, कुछ कुछ बुलाते गए, कुछ लोग ही करते हैं, लेकिन ये सबके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। रितेश भाई, जिस प्रकार से भारतीय कुटुंब व्यवस्था, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो वडील थे, उन्होंने एक कुटुंब व्यवस्था का एक मतलब स्थापना की थी। संयुक्त कुटुंब होता था, दादा दादी और चाचा चाची, और मतलब संयुक्त रूप से रहते थे। हमारी कुटुंब व्यवस्था का जो संस्कार था उसका कितना महत्व है जो पूरे मनुष्य के जीवन के अंदर? ठीक है, तो ये सबसे महत्व का सवाल मुझे लगता है यही है, और हमारे आज के शो का, आज की जो बात है उसका मेन यही सवाल है कि ये कुटुंब व्यवस्था का फायदा क्या है, या कुटुंब व्यवस्था कैसे संस्कारों का जतन करने में मदद करती है। तो देखिए, हमारी संस्कृति को हम सनातन संस्कृति बोलते हैं। सनातन का मतलब है चिर पुरातन लेकिन नित्य नूतन, मतलब पुरातन है लेकिन हमेशा नई है। और ये सनातन संस्कृति का टिके रहने का जो बहुत सारे रीजन में से सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो हमारी कुटुंब व्यवस्था है। कुटुंब व्यवस्था के अंदर दादा दादी, भाई भतीजा, चाचा, बच्चे सब रहते थे। 8 10 15 20 लोगों का एक परिवार रहता था, और बच्चे जो बड़े होते थे उनके सारे संस्कारों की व्यवस्था एक परिवार के अंदर अपने आप होती रहती थी। हाँ। तो ये हमारे एक सनातन संस्कृति का मूलभूत आधार हमारी एक अच्छी कुटुंब व्यवस्था है। अभी आप समाज में देखेंगे आज तो कोई भी न्यूज चैनल देख लीजिए, कोई भी समाचार पत्र पढ़ लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया देख लीजिए, आपको 4-5-10 चीजें कॉमनली देखने को मिलेगी कि आक्रोश बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है, छोटी छोटी चीजों में लोग एक दूसरे को मार देते हैं, छोटी छोटी बातों में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, शादी होते ही कोई छोटी बातों से शादियां टूट जाती है, बिना शादी साथ में रहना शुरू कर दिया है, रेप बढ़ गए हैं, दहेज का चर्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, भ्रूण हत्या होती है, तो व्यसन के कितने, तो ये यही सब पढ़ने को मिलता है। जिस बच्चे को माँ बाप ने इतना करकसर करके मेहनत करके पढ़ा के बड़ा किया, कैरियर में सेट किया, वही बच्चा माँ बाप को फिर वृद्धाश्रम में भेज देता है। तो ये सब बातें बहुत आम हो गई। अभी हमको इससे एक्चुअली सेंसिटाइजेशन भी नहीं होता है, रोज ही ऐसा पढ़ते हैं कि वो पढ़ के अभी तो रुआटे भी खड़े नहीं होते, ऐसा हो गया है। आज से 15-20 साल का ऐसा होता था कि ऐसा कोई समाचार सुना रूटीन जैसा तो नींद नहीं आती थी, और अभी तो रोज ही पढ़ते हैं। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, मतलब बहुत दयनीय स्थिति है कि ऐसे इतनी खराब स्थिति को हमने नॉर्मल मान लिया कि ये तो सब होता ही है। लेकिन आप इसके और रूट में जाएंगे तो इसके सबके रूट में है संस्कारों की कमी। और संस्कार कोई फॉर्मल एजुकेशन से नहीं आते हैं। हमारे समाज में एक एजुकेशन की सिस्टम है, फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो पढ़ने जाते हैं, कैरियर बनाते हैं, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लेते हैं। लेकिन जीवन जीने के लिए जो संस्कार चाहिए, नैतिकता के लिए जो संस्कार चाहिए, सामाजिक मूल्य चाहिए, ये सब चीजें हमको परिवार से मिलती है। तो परिवार के अंदर एक सहज संस्कार होता है, सहज एक संवाद होता है। माँ बाप बात करते, दादा दादी बात करते हैं, माँ बाप काम पे गए होते तो बच्चे को दादा दादी लाड़ करते, तो ये सब। और परिवार में देखो 5-7 लोग साथ में रहना है तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारे एक दूसरे को समझना पड़ता है, कुछ लेट गो करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें शेयर करनी पड़ती है। तो शेयरिंग करना, एक दूसरे से बात करके चीजों को सॉल्व करना, कहीं हमको अगवड़ पड़ती है तो भी दूसरों के लिए हमको वो अगवड़ को सहन करना, ये सब आदतें बच्चों को घर से पढ़ने से फिर समाज जीवन में जब बच्चे आते हैं तो ये सब आदतें चालू रहती है। और ये सब जो हम छोटी छोटी बातों में झगड़े, तनाव, आत्महत्या सब देखते हैं, वो सब से बच सकते हैं। तो समस्याएं अनेक है, समस्या की चर्चा करने जाएंगे तो पूरा मुझे लगता है 15 दिन तक कर सकते हैं, इतनी समस्याएं हमारे पास पूरे दुनिया में, देश में है। लेकिन ये सबका सॉल्यूशन संस्कारों में है, और संस्कार होते हैं परिवार से।
तो आज दुनिया में बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज पूरी दुनिया में क्राइसिस किस चीज का है। बोले साधन संसाधन विपुल है, हमारे पास आर्थिक व्यवस्था विपुल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, बुद्धि धन बहुत ठीक है, फिर भी दुनिया क्यों गलत दिशा में जा रही है। तो आज जो है वो क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर है, चारित्र का क्राइसिस है, और चारित्र का निर्माण परिवार से होता है। तो इसीलिए ये परिवार व्यवस्था वो टिकाए रखना हमारे संस्कारों के जतन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इसके बिना पूरी दुनिया की हालत हमने देखी है कि आज अमेरिका में फादरलेस चिल्ड्रन 33% है। 33% बच्चों को अपना बाप कौन है वो पता है। एडल्ट होने के बाद में सेपरेट हो जाते हैं। हाँ, तो कितने सिंगल पेरेंट्स है, कितने वृद्धाश्रम है, कितने बच्चों को रखने के फोस्टर होम्स है, ये सब चीजें कोई नॉर्मल नहीं है। हमारे समाज में भी आज ये सब दिखने को शुरू हो गए। तो ये सब आगे न बढ़े उसके लिए ये परिवार व्यवस्था को टिकाए रखना और परिवार व्यवस्था से संस्कार की प्रक्रिया को टिकाए रखना हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को और पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक्सट्रीमली बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रितेश भाई, जिस तरह से हमने एक नया कल्चर अभी डेवलप हो रहा है और मेरे ख्याल से काफी डेवलप हो भी चुका है कि अभी जैसे जन्मदिन हो गया या एनिवर्सरी हो गई, ऐसे कोई जो प्रसंग होते हैं तो लोग मतलब 12 बजे, जैसे कि 12 बज गए तो दिन चेंज हो गया, तारीख चेंज हो गई और उसका सेलिब्रेशन करते हैं, केक काटते हैं या बधाइयाँ देते हैं या जो भी है, जो कि हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार वो उचित नहीं है। क्या मानते हैं आप इसके बारे में? मतलब देखो, ये अलग अलग दुनिया के कल्चर में अलग अलग रीत रह सकती है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में रात को 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं, उनका तरीका है। लेकिन हमको हमारी बात, हमारी भूमि, हमारे पूर्वजों ने जो किया वो समझना चाहिए। उसके दो मेन कारण है। एक तो हमारे यहाँ दिन सूर्योदय से शुरू होता है, 12 बजे नहीं होता। 12 बजे तारीख बदलती है, ठीक है, हम वो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं इसलिए हमको लगता है कि वो तारीख हो गई, लेकिन जो दिन की शुरुआत है वो सूर्योदय से होती है। सूर्योदय से होती है, पहली चीज। दूसरी, ये सब चीजें ऐसे हम्बक हवा में नहीं है, ये सब पूरा साइंस है। रात को 12 से 3 बजे का जो समय है ना, हमारे इधर समय को अलग अलग प्रकार में बांटा है। जैसे हमारे बॉडी की एक सर्कैडियन रिदम रहती है। जैसे हम सुबह उठते हैं, दोपहर को भूख लगती है, शाम को रिलैक्स करते हैं, ये सब सुबह रिलैक्स नहीं कर सकते या दिन में नहीं सो सकते। तो हर एक चीज का एक समय होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स, उसका एक सिस्टम है। इसी तरह हमारे पूरे मनुष्य जीवन के मगज को ठीक रखने के लिए हमने दिन को अलग अलग प्रहर में बांटा है। तो रात को जो 12 से 3 का समय, वो एक्चुअली भूतकाल ऐसा बोलते हैं, मतलब भूतों का समय है। जैसे भूत वगैरह अलग चीज है, लेकिन उसको मैं साइंस में समझाऊं तो एक गलत तरह की शक्तियां एक्टिवेट होती है जी। निश्चित काल बोलते हैं उसको, प्रेतों का काल बोलते हैं। हाँ। तो वो कोई सही समय नहीं है, उसको हमारे रेगुलर लाइफ में मध्य रात्रि बोलते हैं। मतलब रात का जब सोने का पीक टाइम है 12 से 3, वो समय है। इसलिए वो समय ऐसा रखा है कि उस समय जो गलत शक्ति है वो आप में एंटर ना हो, आप उसके शिकार न बनो, आप उसके इन्फ्लुएंस में ना आओ। इसलिए 10-11 बजे सो जाना, मध्य रात्रि होकर सुबह उठ के सारे अच्छे काम करना, ऐसी हमारे उधर सिस्टम हो गई है। तो जो 12 से रात को 12 बजे केक काटना, फिर उसका बड़ा 1-2 घंटा सेलिब्रेशन करना, घूमना फिरना, मांस मदिरा सब चलता है उसमें। तो ये एक तामसी प्रवृत्ति एक्टिवेट हो जाती है, और उस समय वातावरण में भी एक गलत शक्तियां रहती है। वो सबका प्रभाव पड़ के हमारे जीवन में कठिनाई आ सकती है। जबकि हम सुबह का समय देखते हैं, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, या सुबह 8-9 बजे 7 बजे, एक नेगेटिविटी नहीं रहती है वातावरण में। एक उषा का किरण आ जाता है, सूरज का आगमन हो जाता है, तो एक प्रफुल्लित वातावरण रहता है। तो सेलिब्रेशन जनरली सुबह शुरू करे तो ठीक रहता है। लेकिन ये क्या है कि चेंज रातों रात नहीं आते, समझ के आने चाहिए। तो ये रात को जो 12 बजे सेलिब्रेशन की पद्धति है, वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, और उसका अनुभव भी बहुत लोगों को गलत होता है। दिन में करे, प्रफुल्लित रहे, और माँ बाप को चरण स्पर्श करके सेलिब्रेशन की शुरुआत करो। ये सब जो हमारी रेगुलर पद्धति है, उसमें एक अनेरा अलग आनंद है। आनंद है, बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान मंदिर जाना या माता पिता का चरण स्पर्श करना, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति केक काटना या उसको किसी और तरीके से सेलिब्रेट करना, हाँ, वो हमारी तब डेट बदलती है, लेकिन हमारा बिल्कुल 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 हमारी एक और मैं एक चीज देख रहा हूँ रितेश भाई, कि आज के युवाओं में राष्ट्र धर्म भावना कम होती जा रही है। हमारी धर्म संस्कृति के प्रति जो भावना होनी चाहिए वो कम होती जा रही है, और जो रुचि मतलब उनको इस तरफ होनी चाहिए वो दूसरी तरफ, मतलब ये सोशल मीडिया और मोबाइल और टीवी और आज की जो फैशन वगैरह, मतलब अलग जगह पर वो अपनी रुचि बढ़ाते हैं। एक्चुअल में जहां बढ़ानी चाहिए राष्ट्र भावना की तरफ या अपनी संस्कृति की तरफ, हमारे धर्म की तरफ, वो घटती जा रही है। आपकी बात सही है, लेकिन बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं। एक्चुअली आप देखेंगे ना, तो धर्माचार्यों के शिविर में, सत्संगों में, मंदिरों में,
धर्म स्थानों पे, अभी राम मंदिर बना उधर, सोमनाथ में, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको युवाओं की भीड़ दिखती है आजकल। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो विमुख होते जा रहे हैं, उनको इंटरेस्ट है, एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्ट है, हमारी पीढ़ी से ज्यादा इंटरेस्ट उनको जानने में ऐसा कभी कभी महसूस होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो नए सिरे से जानने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको घरों में संवाद नहीं रहा है कि उनके माँ बाप से जो उनको 10-15 साल में मिलना चाहिए था वो सब मिला नहीं, तो वो अपनी एक क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सब जगह मंदिरों में, सत्संगों में, सब जगह जाने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे सब जगह युवाओं की भीड़ रहती है। अभी कुंभ भी हो गया तो कुंभ में भी कितने युवा थे। तो रुचि कम हो रही ऐसा नहीं है, लेकिन वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दूसरी एक चीज है कि युवा समय ऐसा है कि उसमें बॉडी के अंदर अलग तरह के हार्मोन सक्रिय होते हैं और युवा हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके समझने की कोशिश करता है। ऐसे समय मुझे लगता है कि युवाओं को धर्म और राष्ट्र के प्रति रुचि तो है, लेकिन वो उसमें अग्रेसर नहीं होते, उसमें ज्यादा उंडे नहीं जाते। उसका कारण ये है कि घरों में उनसे संवाद कम है। तो युवा एक ही भाषा समझता है, वो प्रेम की भाषा समझता है। कोई भी व्यक्ति एक्चुअली प्रेम की भाषा समझता है। तो युवाओं को घर से यदि अच्छा प्रेम मिलेगा, माँ बाप से संवाद करने की उसकी यदि अच्छी कैपेसिटी होगी, माँ बाप का उससे मित्रवत व्यवहार होगा, तो जो उनके चाहते हैं वो जो बोलेंगे वो सब युवा मानते हैं। तो जो घरों में संवाद कम हो गया, युवाओं से कम्युनिकेशन कम हो गया, जनरेशन गैप हो गया, उसकी वजह से हमको लगता है कि वो राष्ट्र देश कार्य में नहीं जुड़ रहे। एक बार आप ये संवाद बढ़ा के देखिए, युवा से प्रेम करके देखिए, उनसे मिल के देखिए, वो हमारे से भी 2 गुना एनर्जी से देश राष्ट्र के धर्म के काम में जुड़ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल रितेश भाई, हम मूल विषय पर आते हैं। परिवार प्रबोधन मूल मतलब क्या है ये? तो आपने एक सही सवाल पूछा। मैंने जैसे तीसरे आपके सवाल में डिटेल बताया कि परिवार का महत्व क्यों है और संस्कारों को टिकाए रखने में उसका कैसे महत्व है। अभी बात करते हैं कि उसको मेंटेन कैसे किया जाए। आज की समस्या ही वही है कि परिवार व्यवस्था थियोरेटिकली तो ठीक है, दादा दादी चाचा सब 10-15 लोग हैं, एक संस्कार की प्रक्रिया होती है जो मैंने आपको थियरी बताया। लेकिन आज सही में हो क्या रहा है कि परिवार छोटे होते जा रहे हैं और परिवार में 3-4 लोग रहते हैं, माँ बाप होते हैं, बेटे होते हैं, बस 3-4 लोगों का एक परिवार हमने मान लिया कि यही परिवार है। ठीक है, समय के हिसाब से सब परिवर्तन होता है तो ये है। लेकिन इसके अंदर जो संस्कारों की प्रक्रिया कमजोर हो गई है, उसको ठीक करने के लिए संघ ने एक आयाम लिया, उसको बोलते हैं परिवार प्रबोधन। उसमें करना कुछ नहीं है, इतना सरल है कि माँ बाप बिजी है अपने बिजनेस में, माँ बिजी है सोशल मीडिया में, बच्चे अपने पढ़ाई में बिजी है, दोस्तों से बिजी है और वो भी सोशल मीडिया। तो ऐसे समय में हफ्ते में एक बार 1 घंटा कम से कम सबको मिलके तय करके कॉमन टाइम निकालना है और सबको अपने गैजेट्स बाजू में रख देना है। किसी को गैजेट नहीं लेना है, सबको 1 से 1.5 घंटा साथ में परिवार को बैठना है, टीवी बंद, गैजेट बंद। करना क्या है, रूटीन काम करना है, खाना खाना है, खाना खा के गपशप करनी है, कुछ यदि परिवार में ऐसा वातावरण है तो थोड़े भजन करने हैं, कुछ धर्म ग्रंथ के 1-2 पुस्तक के 1-2 पेज पढ़ सकते हैं, कुछ अनाप शनाप बच्चों के पढ़ाई के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, मम्मी फैमिली के बारे में, एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में, ये सब के बारे में बातचीत करना, जो बहुत रूटीन आज से 20 साल पहले सब घरों में होता ही था। सामाजिक ये कहने की जरूरत नहीं थी कि ऐसा मिलके करना है, लेकिन अभी हमको एक मंगल संवाद कि साथ में बैठ के 1-1.5 घंटा सब लोग संवाद करें बिना इंटरप्शन, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रख के ये छोटी छोटी चीजों पे बातें करें। तो ये यदि 1-1.5 घंटा बच्चे को समय मिलेगा माँ बाप से बात करने का, तो अपनी सारी बात कह पाएगा। तो ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से युवाओं में हताशा आती है, जो भी दुनिया भर के मैंने जो पहले तीसरे क्वेश्चन में आपके सारे प्रॉब्लम गिनाए, वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माँ बाप से बातचीत में है। तो परिवार प्रबोधन का मतलब है हर परिवार हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा साथ में बैठ के खाना खाए, भजन करे, गपशप करे, समाज जीवन की बातें करें। आपने मंगल संवाद की बात कही। मंगल संवाद मतलब कौन कौन से ऐसे मतलब खास बिंदु है जो महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे समय में, जो कि वो बिंदु पर बात करने से ज्यादा इसका लाभ परिवार को और जो आज के खास करके युवाओं को मिल सकता है? बिल्कुल। तो ये जो मैंने परिवार प्रबोधन का पैटर्न बताया कि 1.5 घंटा बैठना है, बैठ के करना क्या है, ये सवाल आ सकता है। देखो, सबसे पहले तो ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये कोई कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं है, ये कोई कंपनी का कोई मीटिंग है, कोई संस्था का मीटिंग है, कोई एनजीओ का मीटिंग है, ऐसा नहीं। तो परिवार के प्रेम भरे संबंध वाले लोग सब साथ में बैठे हैं, तो इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी पहले तो नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करने जाएंगे तो ये लंबा टिकेगा नहीं। इनफॉर्मली जैसे मजाक मस्ती घर में करते हैं, ऐसे ही माहौल में ये लाइटर मोड में होना चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल। दूसरा बिल्कुल कि थोड़ा माँ बाप को थोड़ा ध्यान रख के कुछ मुद्दों पे बात हर बार में धीमे धीमे, जैसे आज बैठे, अगले हफ्ते बैठे, तो ऐसे 1 साल में देखो तो 52 बार से 5-10 बार नहीं बैठ सकते, तो 30-40-50 बार तो आप बैठेंगे। तो हर बार कुछ ना कुछ एक आध विषय निकालिए, आप थोड़ा जानबूझ के विषय निकालिए, फिर उसके ऊपर बातचीत किया। ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, 8-10 रेगुलर विषय।
एक बार ऐसा था कि खान पान में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, खाने के बारे में बात करी कि हमारे उधर ऐसा खाना होता है ऐसा खाना होता है, आजकल का जो नया खाना आ गया उसके नुकसान क्या है, जंक फूड आ गया, इतने सारे शुगर वाले फूड आ गए, तो ये सब का नुकसान, तो एक खाना के बारे में बहुत अच्छे से एक आध सेशन में आप हल्का बहुत बातचीत कर सकते हैं। दूसरा सेम हो गया सोशल मीडिया और ये टीवी और स्क्रीन, इसका विवेकपूर्ण उपयोग, सब कुछ उपयोगी है। जैसे आज हम मीडिया के माध्यम से ही आपसे बात कर रहे हैं, हैं, तो मीडिया तो बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल, हाँ तो लेकिन विवेक होना चाहिए सर, हर एक चीज के उपयोग में विवेक कंपलसरी है। जी, जैसे अग्नि की शोध हुई तो अग्नि का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो पापड़ को सेक सकते हैं, लेकिन ज्यादा कर दिया तो जल जाएगा। जल जाएगा। तो हर एक चीज के उपयोग में विवेक होना चाहिए। तो सोशल मीडिया और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, लेकिन उसमें विवेक क्या होना चाहिए उसकी चर्चा कर सकते हैं कि भाई कितना विवेक रखे सोशल मीडिया के यूज में, टीवी के यूज में, कितना कौन सा यूज करे, कैसा यूज करे, ये हो गया। तीसरा है परिवार की बात करिए, आजकल छोटे परिवार है, 4 लोग रहते हैं, तो चलो मम्मी की साइड के परिवार की बात करते हैं। मम्मी के परिवार में कौन कौन है, मम्मी के भाई बहन कौन कौन है, उनके बेटे बेटी के नाम पता है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो एक परिवार की जानकारी बच्चों को आजकल नहीं होती है कि चाचा दूर रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके बेटे क्या करते हैं, नाम भी शायद कभी कभी याद करने पड़ते हैं, ऐसा हालत परिवारों में हो गया है। तो एक परिवार के बारे में कभी बात कर ले कि भाई एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में, तो ये तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा है चलो हमारे घर में साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, रंग रोगान कैसा होना चाहिए, भारतीय संस्कृति अनुरूप कौन से पिक्चर होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, पूजा घर में क्या होना चाहिए, महापुरुष के चित्र होने चाहिए। तो ये सब बच्चों से उनकी राय लीजिए, उनको क्या लगता है। ऐसे छोटे छोटे बिंदु है जिसके बारे में हम परिवार प्रबोधन में, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 3-4 पॉइंट बताए, आप सोचेंगे तो आपको भी ऐसे 10-15 बहुत पॉइंट विषय मिल जाते हैं। लेकिन एक अनौपचारिक रूप से बच्चों में समाज जीवन के हर एक क्षेत्र की अच्छी समझ आए, वो हेतु है इसका। ऐसे इनफॉर्मली इसको इनफॉर्मली ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपने वानप्रस्थ के बारे में भी बताया, आज के ये आधुनिक युग में कैसे वानप्रस्थ का यूज, तो ये एक बहुत असमंजस की स्थिति होती है बहुत लोगों की कि वानप्रस्थ आश्रम बोले हमारी आश्रम व्यवस्था वो तो बोले पुराने जमाने के लिए थी, अभी आज उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, आज के जमाने में ये शब्दों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको आपको शब्दों में नहीं जाना चाहिए, उसका मतलब समझना चाहिए। पुराने जमाने के हिसाब से सोचे तो वानप्रस्थाश्रम ऐसा नाम है। वानप्रस्थ, वान मतलब वन, प्रस्थ मतलब जाना, वन की तरफ जाना, और आश्रम मतलब उधर जाके जहां भी संतों के आश्रम वगैरह। आश्रम मतलब आश्रम मतलब कोई आश्रम की बात नहीं, इसमें वो जीवन का एक पड़ाव की बात है। पड़ाव, हाँ। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ। तो आश्रम एक जीवन का तबक्का है, उसकी बात है। तो वन में जाके बिताने का जीवन, ऐसा उसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन आजकल कौन वन में जाएगा, मतलब हमारी इतनी सुख साहिबी छोड़ के, और अलाउ भी नहीं करता तो वन में जाना। तो वन में जाने की बात को समझना है कि बस जीवन के आधा जीवन पार करके जब आदमी 50-55 साल का होता है तो उसने जीवन के सारे सुख का अनुभव कर लिया है, सारे भोग कर लिए हैं, सारा पैसा, परिवार, जो भी प्रतिष्ठा, जो भी पाना है सब पा लिया है। ये सब पाके उसको लगता है कि यार ये सब में तो सही सुख नहीं है, सही सुख तो भगवान की प्राप्ति में है, अध्यात्म में है। तो विरक्ति आने लगती है कि संसार की जो रेगुलर बातें हैं, सुख है, उसमें से एक भोग खत्म करके उसको विरक्ति की तरफ उसका मन जाता है। तो विरक्ति की तरफ मन जाता है, उसको ही वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। तो आज के जमाने में यदि उसको रेलेवेंट बनाना है तो आपको घर में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है, लेकिन आपको 50-55 के बाद विरक्त हो जाना है। मतलब संसार के सुख उपभोग आपने कर लिए, अभी आपके बच्चे वगैरह करेंगे, आपको आपका जीवन थोड़ा प्रभु में, समाज जीवन में, वो सब में लगाने के प्रति आगे बढ़ना, सब कुछ कर्तव्य निभाते हुए, काम कर रहे तो काम करते हुए, बच्चे संभालते तो बच्चे संभालते, सब करते हुए आपका जीवन, आपके मन को विरक्त रख के सब काम करना, उसको आज की भाषा में वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। कहीं जाना नहीं है, लेकिन थोड़ा आपका समय समाज कार्यों में ज्यादा देना है, बिल्कुल। उसका मतलब कि जवाबदारियां निभाओ, साथ में एक स्पिरिचुअलिटी भी अपने जीवन में शामिल करो, पूजा अर्चना, मंदिरों में जाना, ये सब समाज के लिए, सामाजिक जो दायित्व है उसके लिए। बिल्कुल। रितेश भाई, जिस प्रकार से आज जो परिवार व्यवस्था है, आपने वो मुद्दा भी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा में आपने बोला था कि परिवार छोटे होते जा रहे हैं। मतलब आजकल जैसे आपने बताया कि युवतियां फोकस करती है करियर, युवक फोकस करता है पारिवारिक जीवन साथी, तो इसमें काफी चीजों का अंतर हो जाता है। अभी मतलब सेपरेट रहना, परिवार छोटा, बच्चे देर से करना क्योंकि वो फिर वो करियर में अड़चन होती है, इस तरह की कई चीजें आजकल के जो शादीशुदा कपल है उसमें देखने को मिलती है कि बच्चे करना नहीं चाहते हैं, या फिर हम 5 साल बाद प्लान करते हैं। इस तरह की चीजें बहुत देखने को मिलती है कि अभी हमारा
करियर शुरू हुआ है, अभी बच्चा नहीं चाहते, थोड़ा सा तरक्की कर ले, पैसे जमा कर ले, इस तरह की बहुत सारे चीजें सामने आती है। और युवा में इसी को लेकर के असमंजस भी रहती है, कई बार तनाव होते हैं, कई बार इसके कारण सेपरेशन तक की बात आ जाती है। पति चाहता है कि बच्चा हो, पत्नी चाहती है कि बच्चा ना हो, इस प्रकार से काफी मतलब अंतर रहता है दोनों के जो माइंड है उसके अंदर। इसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब आपने बहुत सारी चीजें पूछ ली एक साथ। तो शुरुआत जो आपके क्वेश्चन की हुई थी कि छोटे परिवार होते जा रहे हैं और संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, तो उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। देखो, परिवार संसार का नियम है, तो समाज व्यवस्थाएं बदलती है, सिस्टम बदलती है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है। संयुक्त परिवार आइडियल है, संयुक्त परिवार के बहुत सारे फायदे हैं, वो सब हमेशा बताते हैं। लेकिन मैरिज के पहले ही बहुत लोग तय कर लेते हैं कि हमको अलग ही रहने जाना है। तो ठीक है, उनकी बात, उनकी विचार, उनको मुबारक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको खाली समझ के करना चाहिए। जो भी करे वो समझ के करे। तो संयुक्त परिवार के 2-4 मेजर फायदे वो मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि जो भी युवा सेपरेट रहने का बिना छोटे छोटे वजह से सोचे, उनको संयुक्त परिवार के एडवांटेजेस क्या है। 3-4 बहुत मेजर एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज है कि आपके परिवार में 7-8 लोग रहने से एक अच्छा खुशी का माहौल रहता है। कोई भी सेलिब्रेशन करना हो तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल क्राउड होता है, तो एक सेलिब्रेशन का मजा ही अलग होता है। त्योहार में आप 4 लोग क्या करेंगे, 10-15 लोग होते तो त्योहार हो जाने का मजा आता है। तो साल के अंदर मानो 5-10 त्योहार जो मनाते हो, तो साथ में मिलकर घर के सब लोग रहेंगे तो एक अलग आनंद होता है। तो सबसे पहले तो एक क्राउड का अपने आप एक एंजॉयमेंट होता है। दूसरे नंबर में घर के काम भी आजकल न्यूक्लियर फैमिली में लेडीज के हिस्से सब काम आ जाते हैं, तो वो थक जाती है, तनाव आ जाता है। जॉइंट फैमिली में 4-5 लेडीज रहती है, तो सबके हिस्से काम बढ़ जाता है, पुरुष भी काम करते हैं, तो सब लोग मिलके काम करते हैं, उसका मजा भी अलग होता है और बोझ भी नहीं लगता है, और मजा करते करते साथ में खाना बन जाता है, साथ में काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। किसी महिला की कुछ चीजों में एक्सपर्ट्स होती है, तो अच्छा खाना वो बना लेती है, वो चीज वो अच्छा बना लेती है, तो ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन, काम का बर्डन जो होता है, काम जॉयफुल हो जाता है। जबकि आज की लाइफ में काम को मतलब एक बर्डन के हिसाब से पहले काम में ही एंजॉयमेंट ढूंढ लेते थे। तो एक बहुत बड़ा दूसरा वर्क शेयरिंग का फायदा है। तीसरा, जो बच्चों के संस्कार में हमेशा पूरे 30 मिनट से मैं वही बात कर रहा हूँ, बच्चों के संस्कार। तो बच्चों में संस्कार बोलने से नहीं आते, करने से आते हैं। तो जॉइंट फैमिली में रहेगा तो अपने आप शेयरिंग करना पड़ेगा, तो शेयरिंग के संस्कार आएंगे। बड़ों की सुननी पड़ेगी तो सुनने के संस्कार आएंगे। कुछ सहन करना पड़ेगा, तुरंत चीजें नहीं मिलेगी, अपनी मनमानी नहीं होगी। तो ये सब आदतें बच्चों को रहते रहते 2-4-5 साल जॉइंट परिवार रहेगा तो अपने आप एक अच्छा नागरिक बनता है, जो समाज जीवन में भी ये सब चीज कर सकता है अच्छे से। नहीं तो क्या, वो तनाव हो जाता है सब। तो बच्चों के संस्कार संयुक्त परिवार में बहुत अच्छे होते हैं। तीसरा है, कोई बीमार पड़ गया तो संयुक्त परिवार में केयर करना बहुत इजी हो जाता है। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में आपको फिर नर्सिस ढूंढना, ये सब ढूंढना बहुत, मतलब आज सब सहन कर रहे हो, लेकिन जॉइंट परिवार में दुख सहन करना बहुत इजी हो जाता है, आश्वासन मिलता है, बहुत इजी, दुख सहन करना बहुत इजी हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, 5वां चीज जो मैं बताऊंगा, आज पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं। अब देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, कोई कहां भी शांति नहीं है। एक देश को दूसरे देश से शांति मंत्रणा करनी पड़ती है। और फिर तो हमारे उधर पूर्वजों ने बोला है कि दुनिया की कोई भी समस्या हो, समाधान मंत्रणा में है, बातचीत में है। और परिवार के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा चलता है, समस्याएं तो आती रहती है, अनबन होती रहती है, मन दुख होता है, एक दूसरे से बनती नहीं, ये सब तो रोज का चलता है। ये सब में से रास्ता निकलने की एक आदत पड़ जाती है कि मन बना के कैसे साथ में रहना, इसको खराब लग गया तो कैसे समझाना। और हमारे पूर्वज बताते हैं कि हर एक चीज का सॉल्यूशन शांति रख के चर्चा से हो सकता है। आज पूरी दुनिया शांति मंत्रणा कर रही है, लेकिन उसका रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लेसन हमको जॉइंट फैमिली में मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विश्व शांति के लिए भी जॉइंट परिवार जरूरी है। बच्चों की मानसिकता ऐसी बनेगी कि कोई भी समस्या चर्चा करके हल कर सकते हैं। घर में झगड़े तो करते नहीं, मारामारी तो करते नहीं, समस्या का समाधान चर्चा करके करते हैं, मन दुख नहीं होता है। मोटा लोग, कोई वडील बताता है, उसकी बात मान के सब समाधान कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो दुनिया को आज मिल नहीं रहे, वो हमारी परिवार व्यवस्था में है। बिल्कुल, हमारे वडील मतलब बोल दिया कि चल बैठ जा, तो बैठ जाते थे, तो वो बात हाँ वही, मतलब वो उस टाइम पर मामला शांत हो जाता था और चीजें संभल जाती थी, या फिर डिसीजन सुना देते थे तो वो सबको मान्य रहता था। ये जॉइंट फैमिली के ये सब एडवांटेजेस की वजह से सारी समस्याओं का उसमें समाधान दिख रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली है कि छोटे परिवार आज की रियलिटी है।
तो उसमें फिर मैंने जैसे बताया कि परिवार प्रबोधन करिए आप, रोज 1 घंटा। जॉइंट पे तो साथ में बैठना हो ही जाता है, उसमें तो अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा और माँ बाप और बच्चे साथ में बैठ के 1 घंटा जो मैंने बताया, वो हफ्ते में भी एक बार साथ में बिताएंगे, ये मंगल संवाद हर एक परिवार में शुरू करेंगे, तो छोटा परिवार रहते हुए भी आप संस्कारप्रद वातावरण बना कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी बात कि जिस प्रकार से आपने ये शुरू से जो अब तक हमारी बात हुई, परिवार प्रबोधन विषय को लेकर के आप सब अलग अलग जगहों पर शिविर करते हैं, छोटी छोटी मीटिंगें होती है, आपको इस प्रयास में कितनी अब तक मतलब आप देख रहे होंगे कि कितनी सफलता मिल रही है? सबसे पहले तो ये कोई कार्यक्रम नहीं है, मतलब इसको इस तरह, ये एक्चुअली एक सांस्कृतिक आंदोलन है, बोल सकते हैं बिल्कुल। इसमें आपकी संस्कृति को बचाने, बच्चों के संस्कार जो आज के दिन की सबसे बड़ी समस्या है, उसका समाधान है। तो हर एक घर में जो ये 1 घंटा होगा, वो कोई कार्यक्रम नहीं है, वो कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के संस्कार, संस्कार के माध्यम से अच्छा नागरिक बनेगा तो अच्छा देश बनेगा, और हमारा देश अच्छा बनेगा तो विश्व में शांति। तो आप खाली 1 घंटा परिवार के साथ बैठ के विश्व शांति का काम कर रहे हैं जी, ऐसा भावना से ये काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही में ये विश्व शांति का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के सही संस्कार करना वो विश्व शांति का हर परिवार में ये होता है। तो सफलता की आप बात करें तो अभी पिछले 5-7 साल से 10 साल से हमने ये प्रयत्न शुरू किए हैं। संघ परिवार के परिवारों में तो बहुत सारा कुछ होता ही है, नहीं होता है तो हम आग्रह पूर्वक करवाने का कोशिश करते हैं। फिर परिवार के माध्यम से अड़ोस पड़ोस के परिवार, रिश्तेदारों के परिवार, अपार्टमेंट सोसाइटी में साथ में परिवार, वो सब में भी हम ये बातें करते हैं, और बहुत सारे घरों में ये चीज शुरू हो गई है। और ये चीज संघ ही बोल रहा है ऐसा नहीं है, स्वाध्याय परिवार, स्वामीनारायण संप्रदाय, ये सब चीजों में तो सालों से परिवार में घर सभा का बात करते ही है, साथ में बैठ के करने। तो संघ ने ये बात जब चालू किया तो बहुत उत्साह से नए लोग जुड़ रहे हैं जो संघ से संबंधित नहीं है, ऐसे लोगों में एक्चुअली ये विषय में ज्यादा उत्साह है। और हम जब ये विषय समाज में रखते हैं तो सब तुरंत एक्सेप्ट करके अपने अपने घरों में शुरू करने का कोशिश करते हैं। तो जहां जहां प्रयत्न शुरू है, सब जगह सफलता ही सफलता, इसमें कोई ना सफल होने जैसा कुछ है ही नहीं। प्रयत्न हम कितने करते हैं वो हमारे ऊपर है, और कितने लोग इस मुहिम में आगे साथ में जुड़ते हैं, ये हमको सबको मिलके करना है। और ये विश्व शांति का काम कर रहे हैं, ये भावना से परिवार प्रबोधन का काम यदि करेंगे, मुझे लगता है कि ये जो परिवार की बातें हमने की उसका सही अर्थ में मतलब होगा, असर होगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ डॉक्टर रितेश भाई शाह थे। जिस तरह से आज परिवार प्रबोधन पर हमने उनसे चर्चा की, और काफी बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब पारिवारिक जीवन में क्या चीजें जरूरी है उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से हमें समझाया, और ये कितना जरूरी है, उसका क्या महत्व है, वो भी हमने समझा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे फिर से मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे कोई अलग विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की जो बातें हैं वो आजकल बहुत ही कम जगह पर सुनने को और देखने को मिलती है। तो समाज जागृति के लिए ये ऐसे विषय बहुत ही जरूरी है, और हम चाहते हैं कि ऐसे विषयों को लेकर के हम अपने दर्शकों तक भी जाए, और दर्शकों को भी ये जो लाभ मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और ऐसे ही विषयों के साथ हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।